स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इसरो की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन करके। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बीएसएससी, जिसको बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, ट्विटर की ऑफिशियल आंसर की है, जो कि 2023 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें जो टाइम है वो 90 मिनट का दिया गया था। तो दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कैंडिडेट के लिए और ये क्वेश्चन है पूरा ऑनलाइन फॉर्मेट में है और सीबीटी टेस्ट हुआ था, ये उसकी आंसर की है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टेक्नीशियन बी फिटर के लिए जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था आग बुझाने में डैश शामिल नहीं है। मतलब आग बुझाने की जो मेथड है तो उसमें से इनमें से कौन सी मेथड है वो नहीं आती है। तो दोस्तों, ब्लोइंग जो मेथड है वो आग बुझाने की विधि नहीं है। इसमें ये स्टारवेशन है, कूलिंग है, स्मूथरिंग, ये तीन है, ये आग बुझाने की विधियां हैं उसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से डिस्चार्ज डैश होता है। मतलब जो नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप होता है उससे जो डिस्चार्ज निकलता है वो हमेशा कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता है। जैसे नॉन पॉजिटिव जो पंप होते हैं उनमें आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कंटिन्यूअस फ्लो देता है और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो साइक्लिक डिस्चार्ज देते हैं, है ना। जैसे कि पिस्टन पंप हुआ, है ना, तो ये साइक्लिक डिस्चार्ज देता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटल कटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, आप सभी पता है कि जब हम ड्रिलिंग का जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ड्रिलिंग, उसके बाद हम जो आगे के जो प्रोसेस हैं वो करते हैं काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फिशिंग। तो दोस्तों, जो प्राइमरी कार्य है वो ड्रिलिंग का है, जिसमें चिप्स के द्वारा मटेरियल को हटाया जाता है और हॉल हम किसी मेटल में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक जो त्रिज्य खंड है, प्रत्येक सेक्टर का कोण कितना होगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये वृत्त है, मान लीजिए, तो इस वृत्त का पूरे वृत्त का एंगल होता है 360 डिग्री। अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे मान लीजिए ये, इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके प्रत्येक का एंगल होगा यहाँ पे 120 डिग्री। जो 120 डिग्री एंगल होगा, अब हम उसको पाई रेडियन में बताएंगे। जो पाई की वैल्यू में इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पाई रेडियन की वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। तो ऐसे ही हम जब 180 डिग्री इन तीनों विकल्पों में से पुट करेंगे तो ये सी विकल्प है, इससे 120 इसका आंसर निकल के आएगा। जैसे मैं यहाँ पुट करके दिखाता हूं, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से इसको 60 टाइम में काट दिया जाएगा। 60 टाइम में जैसे ही काटेंगे तो 6 से 2 का गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उच्च सटीकता और तर्क संगतता वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने वाले की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है। तो दोस्तों, जो हाई प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम किसी मास्टरपीस से तुलना करके कैलिब्रेट करते हैं। तो जो कैलिब्रेशन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ये 6वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है यदि हम 60 डिग्री में से 15 मिनट घटा दें तो कोण कितना होगा। दोस्तों, मैंने जब यूनिट कन्वर्जन का चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसमें से अगर हम 15 मिनट घटा देंगे तो यहाँ पे 59 डिग्री और 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से 15 मिनट अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 45 मिनट।
45 मिनट बचेगा और यहाँ पे डिग्री में 59 डिग्री बचेगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है दरवाजा बनाने में प्रयुक्त कुल कच्ची चादर की मात्रा अगर 4.1 वर्ग मीटर तथा क्षय का प्रतिशत 5% है, सीट के क्षयने की गणना करिए। तो दोस्तों मान लीजिए इतने वर्ग मीटर 4.1 स्क्वायर मीटर की कोई सीट है, चादर है, उससे हम किसी पीस को बनाते हैं, कोई भी आकृति बनाते हैं, तो उससे वेस्टेज होता है 5%। तो दोस्तों जो वेस्टेज का परसेंटेज है उसको वैल्यू में बताना है हमको। तो ये जो 4.1 लिखा है, 4.1 का 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? जैसे 5% हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, इसको 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे जैसे ही, तो 5 पॉइंट, तो 20.5 आएगा। फिर इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही 20.5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक्मे थ्रेड के मामले में शामिल कोण क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी थ्रेड होते हैं उनके इंक्लूडेड एंगल रहते हैं। कोई भी थ्रेड है उसका इंक्लूडेड एंगल रहता है इस टाइप से। तो जो एंगल है एक्मे थ्रेड का रहता है वो 29 डिग्री रहता है, 29 डिग्री ये रहता है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 डिग्री मीट्रिक थ्रेड का रहता है, 45 डिग्री है ये बटर थ्रेड का रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पे धातु कार्य में सीएनसी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जो सीएनसी मशीनिंग है उसमें सीएनसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों आपको पता है कि पीतल, ब्रास और कॉपर हैं, ये सब सॉफ्ट मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसके लिए हेलिक्स एंगल है वो अधिक रखा जाता है। तो जैसे ही हेलिक्स एंगल अधिक रखेंगे तो जो क्विक हेलिक्स है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हेलिक्स एंगल हम ज्यादा रखेंगे तो उसमें ट्विस्ट ज्यादा होते हैं, तो जो क्विक हेलिक्स है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 40 मीटर पर मिनट की काटने की गति के साथ उपकरण का जीवन काल अगर 16 इकाई है तो 10 मीटर प्रति मिनट पर उपकरण का जीवन काल कितना होगा यदि जीवन घातांक 0.5 है? लाइफ एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स दी हुई है 0.5। तो दोस्तों ये टेलर इक्वेशन होती है, जब हम इसकी लाइफ कैलकुलेट करते हैं तो टेलर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है v, यानी कि कटिंग जो काटने की गति है वो v t, एन t यहाँ पे टाइम को दर्शाएगा, एन यहाँ पे लाइफ का जो एक्सपोनेंट है उसको दर्शाएगा। उसके बाद c यहाँ पे कंसोनेंट हो जाएगा, c यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिरांक बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया है ये v की वैल्यू 40 रख देंगे हम यहाँ पे 40। उसके बाद t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ये 16 मल्टीप्लाई 16, और जो 0.5 है अगर इसको जो 0.5 है इसको इस तरह से लिखना है, ये ऊपर दिया है इसके घातांक, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, है ना। तो ये अंडर रूट में चला जाएगा तो c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 4 बाहर आएगा, 4 यहाँ पे बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। तो दोस्तों 160 जो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इस पर कितनी आ रही है 160। तो जो 160 वैल्यू आ रही है उसकी तुलना हमको 10 मीटर पर मिनट पर देखना है ना। इसके साथ में इसका जीवन काल कितना होगा वो हमको कंपैरिजन करके निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए ये 60 है, तो दोस्तों इसका आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं। ये आगे इसका कैलकुलेशन रहेगा
सी की वैल्यू हमने निकाल ली कि इसकी वैल्यू है 160, है ना। अब हमको इसी इक्वेशन में फिर से रखना है वी टी एन इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 160, तो सी की वैल्यू 160 रखेंगे यहाँ पे, बराबर v की वैल्यू यहाँ पे 10 लेना है हमको, तो ये लेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद t, t और n क्या है यहाँ पे 1/2, इसका जैसे 0.5 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसका मतलब हो जाएगा कि t है इसको हमको अंडर रूट में लेना है ना। ये जो करनी है उसमें जाएगा, अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। तो जैसे ही t है इसको हम बाहर निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अंडर रूट टी है और यहाँ पे 16 है, तो इनका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 16 का स्क्वायर यानी कि 256, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये केवल कंपैरिजन करके दिखाना है हमको। पहले c है जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद फिर वी टी एन इज इक्वल टू सी, इस जो इक्वेशन है इसमें हमको मान रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 12वें नंबर का। इसमें पूछा गया है द सिंबल शोन बिलो इज 4। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन मेथड होते हैं उनमें से ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यहाँ पे आपको सिंबल दिखाया है। अगर इसको यहाँ रखते और जो ये इमेज बना है इस तरीके से, इसको अगर यहाँ पे बनाते तो ये हो जाता फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो दोस्तों जब हम आइसोमेट्रिक जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं उसमें हमको व्यू बनाना रहता है, तो उसके लिए हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करते हैं, है ना। ये फोर्थ और जो सेकंड है इनका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ओवरलैप कर जाता है, इसलिए इनका यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं यहाँ पे 13वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शाफ्ट की सहनशीलता, मतलब शाफ्ट का टॉलरेंस है, ये ग्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका क्या अर्थ है, मतलब सभी का बताना है। तो 30 है, ये क्या है बेसिक साइज है। ई है यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, है ना। ये बेसिक साइज, उसके बाद ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, उसके बाद फंडामेंटल डिविएशन, ये इसका फंडामेंटल डिविएशन हो जाएगा। सॉरी ये जो है ना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि बेसिक साइज 30 यहाँ पे दिया हुआ है, फंडामेंटल डिविएशन इसको ई इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद 8 है वो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 10 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण पता होता है दोस्तों आपको कि एक्सीलरेशन जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन ये त्वरण बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे फोर्स दिया है कितना, ये देखिए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स दिया है, और द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे 10 किलोग्राम, एक्सीलरेशन यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ये 10 से 10 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो त्वरण की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पे डैश पंच के एक झटके से पट्टी या सीट से वांछित आकार काटने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों जब हम सीट है उस सीट से, जैसे मान लीजिए सीट है, इससे हम कोई भी पीस एक झटके में काट लेते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ब्लैंकिंग। दोस्तों इससे मुझे, जैसे मान लीजिए सीट है 10x10 की, इससे मुझे 2x2 का एक पीस निकालना है, 2x2 का यहाँ बीच से। तो इतना जो पीस निकालना है वो एक झटके में निकाल देंगे, तो इसको बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन, है ना।
ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन है। उसके बाद पियर्सिंग मतलब क्या होता है, किसी सीट में होल करना, तो होल वाला जो स्पेस है उसको पियर्सिंग बोलते हैं। ट्रिमिंग मतलब सीट को काटना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 16 नंबर पे देखते हैं, सीट मेटल कार्य में हैमिंग ऑपरेशन, हैमिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये सीट मेटल है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये सीट है, तो इस सीट का कोई भी किनारा मजबूत करने के लिए हम उसको जस्ट इसको फोल्ड कर दें, तो फोल्ड 180 डिग्री पर करते हैं। तो 180 डिग्री पर किनारों को कुंद करना मतलब डल करना, जैसे मान लीजिए शार्प रहेगा एज, जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये डल हो जाएगा, 180 डिग्री पे फोल्ड करेंगे। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 70वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है, एक चरखी का उपयोग 90 न्यूटन के बल के साथ 50 वाट की रेटेड शक्ति से एक द्रव्यमान को 2 मिनट में एक ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जितना द्रव्यमान को उठाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, है ना। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। तो कार्य है, इसको और अगर हम डिस्क्राइब करेंगे आगे, तो जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा। और ए इज इक्वल टू पावर, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए पावर कितना दिया है, 150 वाट। तो हम 150 वाट यहाँ पे पी की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद एफ मतलब ये जो फोर्स है वो कितना दिया है, 900, यहाँ 900 फोर्स दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये हाइट हो जाएगी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हाइट डिवाइडेड बाय टी, टाइम कितना दिया है 2 मिनट। तो 2 मिनट है दोस्तों, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड कितना हो जाएंगे इसमें, 2 मिनट में 120 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इसको काटेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, उसके बाद 5 से एक और जीरो काट देंगे यहाँ पे, ये जीरो से जीरो। उसके बाद यहाँ पे इसको 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार और 3 से यहाँ पे 5 बार। यहाँ पे 3 से इसको 4 बार काटेंगे, तो h जो आएगा 4 और 5 का गुणा करेंगे, h इज इक्वल टू 4 × 5, मतलब 20 इसकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। दोस्तों कुछ नहीं है, बस केवल शक्ति का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको कैलकुलेट करा। तो आपको एज इट इज वैल्यू रख देना है, और आपको जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि हाइट, जितनी हाइट तक वो जा सकता है द्रव्यमान, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है, बोल्ट की आघात अवशोषक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किस माध्यम के द्वारा बोल्ट का शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जो वाइब्रेशन है उनको रोकने के लिए वाशर के यूज करते हैं। टाइटनिंग प्रॉपरली, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। इसका आंसर करेक्ट होगा डिक्रीज इट्स सैंक डायमीटर, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कोई भी हम बोल्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोल्ट है, इस बोल्ट से ये सैंक निकलता है, सैंक के बाद कुछ प्लेन पार्ट रखा जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे थ्रेडेड पार्ट चालू होता है। जैसे मान लीजिए ये थ्रेडेड भाग है और ये प्लेन भाग है। तो दोस्तों ये जो सैंक का डायमीटर है ये जितना कम रहेगा उतना ही जो बोल्ट है वो शॉक को या झटके को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तापमान में बदलें। तो यहाँ पे केल्विन तापमान में कैसे बदलते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है ना, ये देखिए यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे हम। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, C इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, -40 डिग्री इज इक्वल टू के -273। तो दोस्तों ये 273 है वो इस साइड आएगा, तो ये 40 प्लस हो जाएगा। जैसे ही इसमें 40 प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी दोस्तों, ये हो जाएगी यहाँ पे 233 डिग्री केल्विन, है ना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ड्रिल अक्ष और भूमि के अग्रणी किनारों के बीच का कोण कितना होता है। तो इसमें बोला है द एंगल बिटवीन द ड्रिल एक्सिस एंड द लीडिंग एज ऑफ द लैंड, जिसको बोलते हैं मार्जिन। तो इसके बीच में जो एंगल होता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों रैक एंगल या फिर हेलिक्स एंगल। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चीजल एज एंगल ये नहीं होगा, लिप क्लियरेंस एंगल ये भी नहीं होगा, पॉइंट एंगल है ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 100 किलोग्राम वजन का एक धातु ब्लॉक फर्श पर रखा हुआ है। यदि घर्षण गुणांक ये 0.1 है तो ब्लॉक को फर्श के साथ खींचने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें। विचार करें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना है। ये यहाँ पे त्वरण दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 100 किलोग्राम वजन का एक ब्लॉक फर्श पर रखा हुआ है। यदि घर्षण गुणांक 0.1 हो तो ब्लॉक को फर्श के साथ खींचने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें, है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि बल पूछा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास दिया है 100 केजी। उसके बाद यहाँ पे दिया है ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 22वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ताप उपचार ऑपरेशन में कौन सा मीडिया सबसे गंभीर समन देगा। विच मीडिया विल गिव मोस्ट सीवर क्विंचिंग इन द हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। तो दोस्तों ये सबसे अधिक जल्दी जो ठंडा करता है वो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन क्विंचिंग, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है धातु को जोड़ने के लिए किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मेथड एम्प्लॉयज अ फिलर मटेरियल फॉर ज्वाइनिंग द मटेरियल। तो दोस्तों रिवेटिंग में नहीं करते हम, बोल्टिंग में बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। जो वेल्डिंग है, तो दोस्तों जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में किसी दो प्लेट को जोड़ना है अगर, तो दो प्लेट को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। तो मटेरियल को अलग से फिल करते हैं, तो वेल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक हेलिकल स्प्रिंग को 500 न्यूटन के बल के लोड से लोड किया जाता है और 25 तक संपीड़ित किया जाता है। इसे 10 तक संपीड़ित करने के लिए कितना भार आवश्यक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जस्ट केवल कंपैरिजन करना है ना। तो हेलिकल स्प्रिंग को 500 न्यूटन के बल से लोड किया जाता है तो 25 तक का ये संपीड़न देता है। तो जब 500 न्यूटन के बल से लोड किया जाता है तो इसका 25 तक कंप्रेशन है।
यदि इसे 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए कितना भार आवश्यक होगा। भार मतलब कि कितना बल इसके लिए आवश्यक होगा, तो 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल में जो वैल्यू निकालेंगे 25 दूनी 50 और यहाँ पे 2 20 और ये एक्स वैल्यू मान लेंगे, तो 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 6.861 दोस्तों ये मेजरमेंट है, हमको कौन सा मेजरिंग उपकरण है दे सकता है। तो दोस्तों इसमें पता होगा आपको कि इसमें एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट की रही होगी 0.001 mm, है ना। तो दोस्तों आपको ये एक्यूरेसी किसकी दिखती है यहाँ पे, ये वर्नियर जो माइक्रोमीटर है उसकी एक्यूरेसी होती है 0.001 mm। जो माइक्रोमीटर ओनली है इसकी 0.01 होती है, वर्नियर कैलिपर की 0.02 होती है और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की 5 मिनट होती है ना, 5 मिनट होती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, टेम्पलेट का उपयोग किसमें किया जाता है ना। टेम्पलेट का यूज डैश में किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमको किसी जॉब को जैसे मार्किंग करना है तो उसी सेम साइज का हमको कोई भी पीस काटना है तो उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो इसमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये टॉर्क रेंच इज यूज्ड। तो दोस्तों टॉर्क रेंच का यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं हम अप्लाई क्लैंपिंग फोर्स। तो दोस्तों जैसे हम कोई भी बोल्ट है उस बोल्ट को कसते हैं नट नट पे, तो उसके लिए जो फोर्स यूज करते हैं वो टॉर्क रेंच के द्वारा दिया जाता है। टॉर्क रेंच से जो क्लैंपिंग फोर्स देते हैं वो टॉर्क रेंच क्या करता है, वो हमको रीडिंग शो करता है कि इतने न्यूटन का हमने इसको फोर्स दे दिया है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच थ्रेड इज यूज ऑन द स्पिंडल ऑफ कुक रिलीज वाइस। तो दोस्तों ये बटरेस थ्रेड है, ये कुक रिलीज वाइस की स्पिंडल पे यूज होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, यहां पे बोला गया है परम तन्य तनाव और कार्यशील तनाव का अनुपात रेशो ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो ये होता है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों ये जब हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइजन रेशो, प्रूफ स्ट्रेस, स्टिफनेस रेशो, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है अल्टीमेट टेंसाइल स्टेट टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, इसका रेशो क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक छेद और सॉफ्ट H20H7G6 फिट द्वारा दिया गया है। 20H7 विचलन 0 और 21 माइक्रोन है, जबकि 20G6 का जो विचलन है वो H-7 - 20 है। छेद और सॉफ्ट के बीच अधिकतम निकासी कितनी होगी। तो दोस्तों जो हॉल एंड सॉफ्ट के बीच में फाइंड द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन हॉल एंड सॉफ्ट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करते हैं उस टाइम पे हमको हॉल का मैक्सिमम साइज और सॉफ्ट का मिनिमम साइज लेना पड़ता है। जब हम मैक्सिमम अगर क्लियरेंस की बात करते हैं तो उसमें हॉल का साइज मैक्सिमम, सॉफ्ट का साइज मिनिमम लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हॉल की बात करें तो हॉल का साइज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 20.021 mm, है ना। और उसके बाद अगर इसके सॉफ्ट की बात करें तो इसका मिनिमम साइज कितना हो जाएगा 19 पॉइंट, है ना 19 पॉइंट। इसमें से अगर ये जो 20 माइक्रोन है उसको घटाएंगे, जैसे 20 में से हम 0.020
इसको अगर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 980। तो दोस्तों जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0.041। तो दोस्तों जो ये वैल्यू है ना 0.041, ये हमको मिलीमीटर में है अभी। तो मिलीमीटर को अगर हम माइक्रोन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 1000 का गुणा करते हैं। 1000 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आएगा, 41 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिले कि एक एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं। तो एक एमएम में 1000 माइक्रोन होते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पे देखने को मिला, यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे करना पड़ा इस सवाल में। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें, इसमें पूछा गया है 2 मीटर घन आकार के माइल्ड स्टील ब्लॉक का अनुमानित द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों कोई भी 2 मीटर, जैसे मान लीजिए क्यूब है, हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये क्यूब है, इसकी हर एक साइड 2 mm की है ना। तो 2 mm 2 मीटर की साइज है इसका। तो पहले हमको द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए इसका ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका हो जाएगा 8 मीटर क्यूब, है ना। तो दोस्तों 8 मीटर क्यूब है इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो मीटर में दिया है दोस्तों, इसको हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में जैसे ही मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम। जैसे ही हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया तो ये देखिए माइल्ड स्टील का द्रव्यमान। तो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं किसी मेटल का तो उसमें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। जो मटेरियल है, जैसे यहाँ पे बोला है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी आप सभी को पता है कि 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये इसकी डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करा, वॉल्यूम आया था हमारा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा यहाँ पे। अब हमको 8000 में 7.8 का गुणा करना है, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 8000 को हमको 7.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 8 से 7 बार करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अलॉय मिश्र धातु है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस अलॉय, है ना। तो नॉन फेरस कौन सा है इसमें से, एल्यूमिनियम का जो यौगिक है ड्यूराल्यूमिन, है ना, ड्यूराल्यूमिन है। इसमें आयरन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। बाकी जो सभी स्टेनलेस स्टील दिया है यहाँ पे, हाई स्पीड स्टील दिया है, चिल्ड कास्ट आयरन दिया है, इनमें फेरस की कुछ मात्रा रहती है, बाकी ड्यूराल्यूमिन में नहीं रहती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द शीट मेटल ऑपरेशन विच इन्वॉल्व कटिंग ऑपरेशन फॉलोड बाय बेंडिंग ऑफ द कट पोर्शन इज नॉन एज। तो दोस्तों ये लेसिंग है। लेसिंग में क्या करते हैं, हम कोई भी सीट है, उस सीट से हमने जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कट लगाया इतना, तो कटने के बाद जो मटेरियल है उसको हम ऊपर उठा देते हैं, बेंड कर देते हैं। तो कटिंग एंड बेंडिंग एक साथ किस में करते हैं, लेंसिंग ऑपरेशन में करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन,
दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सामग्री को मशीनिंग के लिए शीतलक की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोस्तों यहाँ पे जो कास्ट आयरन है इसके लिए जब हमको मशीनिंग करना है तो इसके लिए कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इस कास्ट आयरन में रहता है ग्रेफाइट जो कि सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है, इसलिए कास्ट आयरन में कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों यहाँ पे पूछा है 35 नंबर के क्वेश्चन में हथौड़े का वजन हथौड़े के किस पर अंकित होता है। तो दोस्तों आपको पता है जब मैंने आपको निमी सीरीज में पढ़ाया था तो उसमें जो चीक वाला भाग है उस पे हथौड़े का वजन अंकित होता है। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इन अ डीप ड्राइंग ऑपरेशन रिंकल फॉर्मेशन अराउंड द फ्लैंज इज ड्यू टू। तो दोस्तों डीप ड्राइंग जो ऑपरेशन है वो सीट मेटल का एक ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी फ्लैट सीट है, जैसे मान लीजिए कोई ये सीट है, इस सीट से हमको ये अगर कोई भी कप आकार का शेप बनाना है ना, कप आकार का शेप बनाना है तो उसमें क्या रहता है कि डाई रहती है, डाई के बीच में सीट को रख के टूल से इसको प्रेस कर दिया जाता है तो इस सीट का आकार कप या सिलेंड्रिकल आकार में बन जाती है, इसको बोलते हैं डीप ड्राइंग ऑपरेशन। तो इसमें जो रिंकल फॉर्म क्यों होते हैं, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ए, इसमें बकलिंग ड्यू टू सरकमफ्रेंशियल कंप्रेशन, इसके कारण इसमें रिंकल फॉर्म हो जाते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। तो दोस्तों जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, 0.01 mm। दोस्तों इसमें एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करा है कि सारी वैल्यू को सेंटीमीटर में दे दिया है, तो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और फटाफट ये ऑप्शन लगा के निकल लेगा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए जब हम 0.01 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 का भाग देंगे, जैसे ही इसमें सॉरी जैसे ही इसमें 10 का भाग देंगे, जैसे ही इसमें 10 का भाग देंगे तो हमको करेक्ट ऑप्शन निकलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 0.001 सेंटीमीटर। mm में अगर पूछता तो 0.01 mm हो जाता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन विच मेथड ऑफ मैनुअल वेंडिंग ऑफ शीट मेटल द फोल्डिंग लाइन इज टू कोइंसाइड विद एज ऑफ वेंडिंग टूल। तो दोस्तों ये वेंडिंग का मेथड है जिसमें शीट मेटल को जो फोल्ड कर रहे हैं लाइन इज टू कोइंसाइड विद एज ऑफ वेंडिंग टूल। तो दोस्तों जो है क्या बोलते हैं हैचेट स्टिक होता है, हैचेट स्टिक की एकदम इसको कोइंसाइड रहना पड़ता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हैज द पार्ट्स बाय नेम स्ट्रेट पॉइंट एंड वेंड पॉइंट। तो दोस्तों जब हम स्क्राइबर पढ़ते हैं तो स्क्राइबर क्या रहता है, ये दोस्तों स्क्राइबर है तो इसका एक पॉइंट है वो 90 डिग्री पे बेंड रहता है और एक पॉइंट एकदम शार्प रहता है, तो बेंड पॉइंट एंड स्ट्रेट पॉइंट किस में आएगा, स्क्राइबर में आएगा, है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वन नाइलॉन वाशर इज फिटेड इनसाइड अ नट व्हाट काइंड ऑफ नट लॉकिंग सिस्टम इज दिस। तो जैसे मान लीजिए एक नाइलॉन वाशर एक नट के अंदर फिट किया गया है, एक किस प्रकार के नट का लॉकिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये जो अपना साइमेंट्स नट होता है, साइमेंट्स नट लॉकिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है एक इनबिल्ट वाशर होता है नाइलॉन का जो कि लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमने इसके 40 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किए पार्ट 1 में, जैसे इसका पार्ट 2 लाएंगे तो 80 क्वेश्चन पूरे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये ऑफिशियली आंसर की थी जिसमें मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करके डिस्कस करवाया। तो दोस्तों अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगा, कुछ भी समझ में आया अगर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।